रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसे कि कल के दिन मैं आप लोगों के सामने स्टोरी नहीं लेके आ पाया था सॉरी। और आज के दिन भी जब मैं स्टोरी बना रहा हूँ तो तकरीबन अभी 9:30 बज चुका है, यानी आज भी थक चुके हैं, घर का सारा काम हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि स्टूडियो का भी पूरा रंग रूप बदल चुका है। घर में जो फिनिशिंग इंटीरियर का काम रहता है वो सारा का सारा हो चुका है। और दोस्तों, इसी वजह से थकान बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी सर्दी भी हो रही थी, रात बरात घर की धुलाई भी करनी पड़ी। और कल से रमज़ान भी चालू हो रहे हैं तो पहला रोज़ा होगा, तो इसी वजह से सारा काम काज आज ही निपटाना पड़ा। और इसी वजह से कल की कहानी नहीं आ पाई थी। तो कल की कहानी नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज फिर हाज़िर हूँ आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कहानियों का सिलसिला है वो हम लोग साथ में कंटिन्यू करें। दोस्तों, कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है उसमें बहुत सारी गलतियां कर देता है। आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो इस कहानी के अंदर देखेंगे आप लोग कि एक महिला जो कि अपनी शादी के बाद में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने शादी से पहले जो गलतियां की थी उन्हीं गलतियों को वो शादी के बाद भी दोहराती रही। दोस्तों, अगर सच कहूँ तो अगर कोई इंसान शादी से पहले प्रेम संबंधों में है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कई बार मुश्किलात, कई बार परेशानियां भी आई, लेकिन एक शादी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका देती है, ताकि वो अपने पुराने अतीत को भुला सके और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। और आज की कहानी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो कि शादीशुदा ज़िंदगी थी, सब कुछ अच्छे तरीके से गुजार सकती थी, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई बल्कि कई ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, आवाज़ को लेकर भी माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी को आवाज़ को लेकर कोई दिक्कत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज है, जाता हुआ मौसम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। और इसी बिहार प्रदेश के अंदर एक शहर लगता है औरंगाबाद शहर, जो कि एक ज़िला भी है। और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है सिमरा थाना, और सिमरा थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है लदी दोहर गाँव। और इसी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में एक लड़का जो धीरे धीरे अब जवान हो चुका है और उसकी शादी के लिए उसके परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता है। लड़के का नाम अनुज कुमार, जिसने ठीक ठाक पढ़ाई भी कर रखी थी, और पढ़ाई लिखने के बाद में जो कुछ उसे काम जॉब वगैरह मिली नहीं तो उसने काम वगैरह छोड़ दिया था, जो पढ़ाई वगैरह थी वो छोड़ दी थी। और उसी वजह से ये कुछ हुनर इसने ले लिया था, वही हुनर से काम किया करता था, शायद बेल्टिंग का ऐसा कुछ काम किया करता था, लेकिन परिवार को अच्छे पैसे कमा कर दे रहा था। जवान हो चुका था, परिवार वालों को इसकी शादी की चिंता थी। परिवार वाले भी सोच रहे थे कि बेटे अनुज की अगर जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक तरीके से परिवार वालों के ऊपर बेटी की शादी की या फिर बेटी की शादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हम लोग इस जिम्मेदारी से बाइज्जत निकल कर बाहर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, ये ज़माना इतना ज़्यादा बुरा है कि इस ज़माने के अंदर अक्सर कुछ गलत काम लड़के और लड़कियां दोनों कर देते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आ जाए, इसी वजह से अनुज कुमार के परिवार वालों को ये चिंता थी कि जल्दी से जल्दी अनुज कुमार की शादी हो जाए। लिहाजा अनुज कुमार के लिए लड़की देखना चालू कर दिया जाता है। जब लड़की देखना चालू किया जाता है तो तमाम रिश्तेदारों से भी कहा जाता है, मिलने वालों से भी कहा जा सकता है कि अगर कोई लड़की हो तो बताओ अनुज कुमार के लिए। अनुज हमारा बेटा अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छा खर्च करता है, परिवार वालों का भी ख्याल रखता है, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखेगा। लिहाजा देखी जाती है लड़की। फिर उसके बाद में तमाम रिश्तेदार जब इधर उधर देखते हैं तो कोई मिलने वाला बताता है कि देव थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है पचकौर गांव, और इसी पचकौर गांव में एक लड़की रहा करती है जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। लड़की का नाम ममता है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, संस्कार उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब ये सारी चीज़ें अनुज कुमार के माता पिता को पता चलती है तो अनुज कुमार के माता पिता इस ममता को देखने के लिए जो पचकौर गांव है उस गांव में पहुंच जाते हैं। ममता को देखते हैं, जैसा लोगों ने ममता के बारे में बताया था वो उससे भी बेहतर पाते हैं। लिहाजा वो ममता के परिवार वालों से कह देते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो बेटी अब हमारी हुई, ना हमें कुछ ज़्यादा दान चाहिए, ना ज़्यादा दहेज चाहिए,
बस हम अपने बेटे के लिए एक सुशील लड़की देख रहे हैं जो तुम्हारी बच्ची में हमें बखूबी नज़र आता है। लिहाजा रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है, शादी होती है। उसके बाद में जो अनुज कुमार और ममता थे, दोनों पति और पत्नी के रिश्ते में बंध जाते हैं। दोनों ही बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 17 मई साल 2024 की। 17 मई साल 2024 को जो अनुज कुमार थे अपने घर से बाइक उठाते हैं और बाइक उठाने के बाद में कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और जल्द ही लौट आऊँगा। अब अनुज कुमार 17 मई साल 2024 को ये कहकर घर से चले जाते हैं। उसके बाद में रास्ते में ही उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं, कुछ बदमाश मिल जाते हैं, कहा सुनी होती है। और इसी बीच में एक जो बदमाश होता है वो अनुज कुमार को गोली मार देता है। अनुज कुमार के गोली लगती है, इतना ही जो था वो बदमाश जो था वो फरार हो जाता है। उसके बाद में कोई और राहगीर वहाँ से निकलता है, अनुज कुमार को देखता है। अनुज कुमार ज़ख्मी हालत में, लिहाजा वहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाता है और अनुज कुमार को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते अनुज कुमार जो था वो दम तोड़ देता है। अब मामला पुलिस में पहुँचता है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ये पुलिस कोशिश करती है कि आखिरकार अनुज कुमार की हत्या किसने की, हत्या के पीछे मोटिव क्या हो सकता है, क्योंकि राह चलते अनुज कुमार की हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो अब अनुज कुमार के घर वालों से ये पूछने की कोशिश करते हैं क्या अनुज कुमार की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा लिया करा हो या झगड़ा हुआ हो। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात थी कि अनुज कुमार जैसा सीधा स्वभाव का व्यक्ति उस पूरे गांव के अंदर कोई नहीं था। अनुज कुमार बहुत ज़्यादा सीधा था, साथ के साथ न उसका किसी से कभी कोई लड़ाई हुई, न किसी से कोई झगड़ा हुआ। अब जब ये सारी बातें परिवार वाले जो थे वो पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले बड़ा असमंजस में पड़ते हैं कि जिस एंगल पर हम लोग छानबीन कर सकते थे वो वाला एंगल तो खाली है। लिहाजा पुलिस वाले अब जो थे वो दूसरे एंगल से छानबीन शुरू करते हैं, गाँव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। अब जब गांव के अंदर मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं तो पुलिस को एक बड़ी अजीब सी बात पता चलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि अनुज कुमार की पत्नी और अनुज कुमार के बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते ठीक नहीं थे। यानी शादी के कुछ समय बाद से ही इनके बीच में रिश्ते जो थे, इनके रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास थी। अब शादी के बाद में इनके रिश्तों में क्यों खटास थी, इन सारी चीज़ों का पुलिस जब पता लगाने की कोशिश करती है तो पुलिस को एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल जो ममता थी, जिस गांव की ये रहने वाली थी, उसी गांव में उसका एक प्रेमी भी था जिसका नाम था जयप्रकाश। और ममता शादी के बाद भी उस जयप्रकाश के टच में थी, उससे लगातार बात कर रही थी। लिहाजा इसी वजह से पुलिस वाले जो थे ममता की कॉल डिटेल निकालते हैं। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो 17 मई साल 2024 को हत्या हुई थी और 18 मई साल 2024 को ममता और जयप्रकाश के बीच में बात हुई है। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक था अब ममता और जयप्रकाश के ऊपर चला जाता है। लिहाजा जो पुलिस थी जयप्रकाश को उठाती है, उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब जयप्रकाश की मेहमान नवाजी की जाती है तो जो जयप्रकाश होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ, जो अनुज कुमार था उसकी हत्या मैंने और उसकी पत्नी ममता सिंह ने दोनों ने मिलकर की है। यानी साजिश हमारी थी, लेकिन हत्या जो की थी वो मैंने ही की थी। जब ये सारी चीज़ पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले जो थे वो हत्या के पीछे का रीज़न पूछते हैं। तो जयप्रकाश बताता है कि ममता से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। ममता जो थी वो जयप्रकाश की बहन की सहेली थी और दोनों एक दूसरे से शादी में मिले थे। शादी में ही ममता और जयप्रकाश के बीच में दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई। उसके बाद जब इन दोनों के बीच में मोहब्बत होती है, बात शादी तक पहुंचती है। लेकिन जो ममता के परिवार वाले होते हैं वो इस शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो जयप्रकाश था वो एक सीधा स्वभाव का लड़का नहीं था, बल्कि उसके कुछ ऐसे कारनामे थे जो किसी भी सभ्य परिवार के लिए सही नहीं होते। इसी वजह से जो ममता के परिवार वाले होते हैं वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और यही वजह होती है कि ममता का रिश्ता अनुज कुमार से हो जाता है। उधर जो जयप्रकाश था ये किसी केस में जेल चला जाता है। इधर जो था ममता जो थी उसकी शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश जेल से लौट के आता है तो उसके बाद में जो ममता थी अपने मायके आई हुई होती है, उसी बीच में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। दोनों फिर से मिलने लगते हैं, शारीरिक संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अनुज कुमार को इस बारे में भनक लग जाती है। जब अनुज कुमार को इस बारे में भनक लगती है तो वो अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ी सी बंदिशें लगाता है। अब जैसे ही बंदिशें लगाता है तो ये बातें ममता और जयप्रकाश इन दोनों को नागवार गुजरती है और इसीलिए ये लोग साजिश रचते हैं और साजिश के तहत ये लोग अनुज कुमार की 17 मई साल 2024 को हत्या कर देते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो कि शादी करने के बाद में अपने परिवार में बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने किसी के बेटे को भी छीन लिया, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और जो जयप्रकाश था वो भी तमाम ज़िंदगी अब जेल में गुजारेगा। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी, और कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स आए थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें धीरज चौधरी जी हैं, लिखते हैं भैया जी राम राम, कहानी अच्छी है, वह संबंधों की कहानी सुना रहे हो दुनियादारी के बारे में, और बताओ। और सर अमित भैया बुरा मत मानना, ऊपर वाला आपको और ज़्यादातर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि जी हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है मलिक भाई, शीलनिधि शर्मा हरिद्वार से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शान आलम है, लिखते हैं शान आलम संभल यूपी से सुनते हैं, लिखते हैं नए स्टोरी। तो शान आलम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर लिखते हैं मैं नेपाल कतर से देखता हूँ, आपकी कहानी सुनने में बहुत कुछ और बहुत सीखने को मिलता है। तो मोहम्मद आमिर जी आपका शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड स्टोरी। तो एमडी कासिम जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, लिखते हैं भाई नाइस स्टोरी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी साबिश भाई। तो एक खान जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, स्टोरी आपकी 100% सही है मेरे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करण रावत जी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र दहिया हैं, लिखते हैं राम राम सर, भैया राम राम। आगे लिखते हैं कहानी अच्छी है, रमज़ान की एडवांस मुबारकबाद रिगार्ड्स। तो धर्मेंद्र दहिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और आपने रमज़ान की बधाई दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करण रावत जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। आसिफुल अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, ऑलवेज लिस्निंग टू योर स्टोरी। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में लेट्स सी व्हाट्स हैपन, इनका नाम है हिको करके आईडी है, हिको चूमी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र है, लिखते हैं योर वॉइस इज ऑसम, मिस यू ऑल। तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी है, लिखते हैं कहानी शानदार है भाई साहब, ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाओ। मोहम्मद जीशान अंसारी, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से। तो मोहम्मद जीशान अंसारी जी ट्रक ड्राइवर, कौन से ट्रक ड्राइवर बताइएगा मुझे। हसीबुल अंसारी और डिवेस्टर है, लिखते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट में आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल और सेंसेबल सीख दी है। डिवेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराज जी हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो देव कुमार जी आपको मेरी तरफ से आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। लईक अब्बास गुलस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया ये लिखते हैं ये मुखबिर होते हैं, इनको पुलिस वालों से पैसा मिलता है क्या। तो मुखबिर पुलिस वालों के लिए काम करते हैं, जैसा जो कोलकाता में जिसने इंसिडेंट किया था पूरा उस लेडी डॉक्टर के साथ में, वो भी पुलिस के लिए ही काम किया करता था। सुल्त्यागी जी हैं जो बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। दीपक जी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। ए चौधरी जी हैं, लिखते हैं आपने संस्कार छोड़कर यूरोपीय कल्चर अपना लिया है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ए चौधरी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया। करण रावत जी अपना कमेंट्स करते हैं, भाई भाई बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और ये बताएगा कि अब हमारा जो स्टूडियो है वो कैसा लग रहा है। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।